नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत बार न्यूज में या फिर अपने आसपास जीडीपी के बारे में सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आखिर ये है क्या? देखिए, ग्रॉस मतलब टोटल और डोमेस्टिक मतलब इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, और प्रोडक्ट में आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। देखिए, आप पैसा दो ही तरीके से कमा सकते हैं। या तो आप कुछ प्रोड्यूस कीजिए, जैसे कार प्रोड्यूस करते हैं, टॉयज प्रोड्यूस करते हैं, मोबाइल, या फिर आप कोई सर्विसेज दीजिए जैसे कि डॉक्टर, वकील, ये लोग जिसे सर्विसेज देते हैं, या आप कोई कंपनी में काम करके सर्विस देते हैं, या फिर एक नाई है जो बाल काट के सर्विसेज देता है। इन सारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब आपने जैसे 100 रुपए में बाल काटे तो 100 रुपए उसकी वैल्यू हो गई। आपने 10 रुपए के कोई बॉटल खरीदा तो 10 रुपए उसकी वैल्यू हो गई। तो एक साल के अंदर ये जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है विद इन ए कंट्री, उसे जीडीपी बोलते हैं। अगर यूएसए की कंपनी इंडिया में आके कुछ मैन्युफैक्चर करेगी या बनाएगी तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, वो यूएसए की जीडीपी में काउंट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग फोकस करते हैं मेक इन इंडिया की। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए कोई एक मॉल है, उसमें कोई शॉप कपड़े बेच रही, कोई शॉप बाल काट रही, कोई टैरो काट यानी मतलब भविष्य बता रहा है, सर्विसेज दे रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है। हर फ्लोर पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जा रहे हैं। अगर उस मॉल में हर बिकी हुई चीज की कीमत नोट कर ले और एक साल तक करते रहें, लास्ट में उन सारी चीजों को ऐड कर दें तो वो उस मॉल की जीडीपी होगी। ठीक इसी तरीके से देश में एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो उसके जीडीपी होता है। तो पहली चीज ये कि जीडीपी को कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों इतने एफर्ट लगाए जा रहे हैं इसको प्रेजेंट करने के लिए। देखिए, अगर जीडीपी हर साल ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है प्रोडक्शन कंट्री के अंदर ज्यादा हो रहा है, देश की इकोनॉमिक अच्छी है। अगर जीडीपी हर साल नीचे जा रही है तो इसका मतलब है देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब कम प्रोडक्शन होता है तो कम सेलिंग होती है। जब कम सेलिंग होगी तो इसका मतलब है कि जो बिजनेसेस है वो कम पैसा कमाएंगे, और कम पैसा कमाने का मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, इकोनॉमिक्स डाउन होगी। जीडीपी से हमें अपने देश की इकोनॉमिक्स हेल्थ का पता चलता है, उसी के बेस पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है। जब जीडीपी का डेटा आता है तो हमें अपनी शॉर्ट कमिंग का पता चलता है। बिना शॉर्ट कमिंग का पता करें हम उनका सुधार नहीं कर सकते। पूरे वर्ल्ड में यूएसए की जीडीपी नंबर 1 पे है, सेकंड पे चाइना है, और थर्ड पे हमारा इंडिया है। और ये चेंज भी होती रहती है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे ऑमलेट खाना है, मैं मार्केट में जाके एग खरीदता हूँ तो उसका जो प्राइस होगा वो जीडीपी में ऐड होगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई बेकरी वाला है वो जाके एग खरीदता है क्योंकि उसे केक बनाना है बेचने के लिए, तो वो जो एग का प्राइस होगा वो जीडीपी में ऐड नहीं होगा, बल्कि जब वो फाइनल प्रोडक्ट है जो केक, उसका प्राइस जीडीपी में ऐड होगा। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट के लिए होता है। इन सारी चीजों का हिसाब CSO ये रखता है कि कौन सी चीज बिजनेस ओनर पे करके करता है और कौन कंज्यूमर खरीद रहा है। इसमें वो प्रोडक्ट काउंट होते हैं जो प्रोड्यूस होकर बिके हैं। मैं अगर अपने घर पे लकड़ी का कोई प्रोडक्ट बना लूं और उसे घर पे रख लूं तो जीडीपी के प्रोडक्शन में काउंट नहीं होगा। जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी काउंट होता है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा से रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमें प्रॉफिट हो, और इसके लिए काफी रिसर्च चाहिए होती है। और ये डिसाइड करना और भी मुश्किल हो जाता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाती है, जैसे कि कोरोना के चलते हुए मार्केट इतना चेंजेस हो गया है कि काफी कंपनीज बंद हो गई और इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा रिस्की हो गया। जीडीपी दो ही केसेस में बढ़ता है। पहला तो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हुआ हो गुड्स एंड सर्विसेज का, और दूसरा केस ये भी हो सकता है प्रोडक्शन इतना ना हुआ हो लेकिन प्राइसेस बढ़ गई हो। तो जो पहला केस है उसे हम कहते हैं रियल जीडीपी, और जो दूसरा केस है जहाँ पे प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ा है उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसलिए अगर गवर्नमेंट आपके सामने जीडीपी का डेटा रखती है तो आपको ध्यान रखना है कि वो रियल जीडीपी है या वो नॉमिनल जीडीपी है।
जीडीपी का मेन पर्पस जो है वो कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को बता सकता है। इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए एक बेस ईयर लिया गया है। जैसे कि इंडिया में जीडीपी निकाला गया वो 2011-12 को बेस ईयर लेकर निकाला जाता है। जब आप न्यूज में जीडीपी का डेटा देखते होंगे तो आपको दो तरीके से जीडीपी का डेटा लिखा होता है। एक लिखा होता है जीडीपी एंड कॉन्स्टेंट प्राइजेस और दूसरा लिखा होता है जीडीपी एंड करंट प्राइजेस। जीडीपी एंड कांस्टेंट प्राइजेस जहां लिखा होता है उसका मतलब होता है 2011 को बेस ईयर लिया गया है। जीडीपी एंड करंट प्राइजेस का मतलब होता है उसमें जो बेस ईयर है करंट ईयर लिया गया है। फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइम उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता, उस समय जो उसका प्राइस होता है उसको फैक्टर प्राइस कहते हैं। फैक्ट्री के अंदर जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइम उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता, उस समय उसका जो प्राइस होता है उसे फैक्टर प्राइस कहते हैं। अब जब उसके अंदर टैक्स ऐड हो जाता है तो उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। 2015 से पहले जीडीपी फैक्टर से कैलकुलेट होता था, उसके बाद मार्केट के हिसाब से कैलकुलेट होता है। एक घर है जिसमें 4 लोग रह रहे हैं, उस घर की आमदनी 100 रुपए है और दूसरा घर है जिसमें 120 रुपए है लेकिन उसमें 20 लोग हैं। तो भले ही दूसरे घर की ज्यादा आमदनी हो लेकिन पहला घर ज्यादा अच्छे से चल पाएगा। यूके और इंडिया का जीडीपी ऑलमोस्ट सेम है लेकिन आईआईएम और वर्ल्ड बैंक पॉपुलेशन की वजह से यूके को ज्यादा अच्छा माना जाता है। यूके और इंडिया का जीडीपी सेम है लेकिन उसकी पर कैपिटा में बहुत ज्यादा फर्क है। यूके पर कैपिटा 40,000 तक जाता है और इंडिया का पर कैपिटा 90-100 के अराउंड रहता है। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कई फॉर्मूले हैं, बाय इनकम, बाय प्रोडक्शन, लेकिन इन सब चीजों के अंदर घुसने की आपको जरूरत नहीं है, वो सब फाइनेंशियल एक्सपर्ट की काम है। लेकिन अगर जब गवर्नमेंट आपके जीडीपी का डाटा आपके सामने रखते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी ऑफ कॉन्स्टेंट प्राइसेस है या करंट प्राइस है। जीडीपी 2 तरीके से कैलकुलेट होती है, एक एनुअली और दूसरा क्वार्टरली। एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। जो पहला क्वार्टर होता है वो पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर होगा। 2020 में कोरोना की वजह से थर्ड क्वार्टर की जीडीपी बहुत नीचे चला गया था, 0.4% तक। अब नेक्स्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर के सेम मंथ पे कंपेयर करेंगे तो थोड़े से भी प्रोडक्शन से जीडीपी की रेट ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत नीचे था। तो जरूरी नहीं है कि हर बार प्रोडक्शन की वजह से जीडीपी की ग्रोथ ऊपर जाए। जीडीपी रेट बहुत ही एक सिंपल तरीके से कैलकुलेट होता है। अगर पिछले साल थर्ड क्वार्टर में जीडीपी 100 था और इस साल थर्ड क्वार्टर में जीडीपी 105 है तो जीडीपी रेट होगा 5%। लेकिन देखिए जीडीपी की लिमिटेशन होती है, इसमें इनफॉर्मल सेक्टर के डेटा को जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इंडिया में मैक्सिमम सेंटर होते हैं जो अनऑर्गेनाइज है। दूसरी दिक्कत यह है कि सेल कंपनीज जो एक्चुअली में गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं करती है, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स बचाने के लिए खुलती है, जिन्हें सेल कंपनी कहते हैं, जीडीपी में काउंट हो जाते हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट का फायदा होता है इसे ऐड करने के लिए तो इसे ऐड कर लेते हैं, इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। 2019 के एनसी की रिपोर्ट आई कि 36% कंपनीज सेल कंपनीज है, मतलब कि बस ये टैक्स दिखा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग दिखा रही है। अगर जीडीपी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉय कम होगा। यही रीजन है कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जहां पे जीडीपी का रेट भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉय रेट भी बढ़ रहा है। जय हिंद।